भारत की राजनीति हमेशा से कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स रही है, खास करके स्टेट पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार को ले लिया जाए तो ये दोनों स्टेट कास्ट बेस पर वोट करते आए हैं और इसका फायदा भी उस जाति को मिला है जिस जाति की सरकार स्टेट में रही हो। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के टाइम पर हाई प्रोफाइल पोजीशन पर यादवों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी और सिविल सर्विसेज में भी जाति को लेकर बड़ा बवाल मचा करता था। इसी तरह जब राज्य में बीएसपी की सरकार होती थी तो वहां पर भी कास्ट फैक्टर दिखाई देता था और आज स्टेट में बीजेपी की सरकार है तो यहां पर भी जाति को प्रमोट किया जा रहा है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये स्टेट पार्टी क्यों कास्ट बेस्ड सेंसस कराना चाहती हैं, जबकि केंद्र सरकार में जो पार्टी होती है वो इस कास्ट बेस्ड सेंसस से दूर भागती है, लेकिन जब वही पार्टी विपक्ष में होती है तो कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग करती है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं आज के वीडियो में। एक बड़ी फेमस कहावत है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये वो कहावत है जिससे केंद्र में बैठी सरकार डरती है। कास्ट बेस्ड सेंसस की बात तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन हम बताते हैं 1931 से। 1931 भारत में अंग्रेजी हुकूमत का दौर। 1931 में जनगणना हुई और वो भी जातिगत जनगणना, क्योंकि 1931 से पहले जो जनगणना होती थी वो जातिगत जनगणना होती थी और भारत में कितनी जातियां रहती हैं इसका डाटा कलेक्ट किया जाता था। 1941 में फिर से जनगणना हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उसका डाटा पब्लिश नहीं किया गया। फिर आया 1951, भारत से अंग्रेज जा चुके थे और देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1951 में जनगणना तो हुई, लेकिन इस जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी के डाटा को कलेक्ट किया गया। मतलब 1951 से पहले अंग्रेज जिस तरह सभी जातियों की जातिगत जनगणना करवाते थे, कांग्रेस ने उसे बदल दिया और यही सिस्टम लगभग अभी भी चल रहा है। लेकिन उस टाइम देश में संविधान आ चुका था, जिसकी वजह से एससी और एसटी के आरक्षण की घोषणा हो चुकी थी। वैसे कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर क्या क्या खेल खेले हैं, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। अभी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। एससी एसटी के आरक्षण की घोषणा के बाद ओबीसी कैटेगरी से भी आरक्षण की मांग उठने लगी और कांग्रेस सरकार को मजबूरन 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाना पड़ा। लेकिन 1931 के बाद तो कोई जातिगत जनगणना हुई नहीं थी, जिसकी वजह से ओबीसी का कोई डाटा मौजूद नहीं था। इसकी वजह से कालेलकर आयोग के लोगों में यह सहमति नहीं बन पाई कि ओबीसी के डाटा को जातिगत आधार पर कलेक्ट किया जाए या आर्थिक आधार पर। हालांकि बाद में यह आयोग कहां चला गया इसका पता ही नहीं चला। अब आता है 1978, भारत में जनता पार्टी की सरकार। इस सरकार ने वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसे मंडल आयोग नाम दिया गया। आजकल ये नाम आप खूब सुन रहे होंगे। 2 साल बाद मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, लेकिन उस वक्त देश से जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी और एक बार फिर कांग्रेस का राज था। 1931 के बाद तो कोई जातिगत जनगणना हुई नहीं थी, इसलिए मंडल आयोग ने भी इसी 1931 की जनगणना को आधार बनाकर ओबीसी का डाटा कलेक्ट किया और इसी 1931 की जनगणना को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 52% हिस्सेदारी ओबीसी की बताई गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी को देने की मांग की। हालांकि 9 साल तक इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की मांग के मुताबिक ओबीसी को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दे दिया।
जिसके बाद खूब बवाल मचा और यह आरक्षण का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। आखिरकार कोर्ट ने भी इस आरक्षण को सही माना, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 50% फिक्स कर दिया। लेकिन 2006 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 की शुरुआत की, जिसके बाद ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया गया। लेकिन यह मामला यही नहीं रुका, बल्कि 2010 में मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग की और उस वक्त की मनमोहन सरकार ने दबाव में आकर जातिगत जनगणना करवाई भी, लेकिन उसका डाटा पब्लिश नहीं किया गया। और अब ये फोटो देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी और बाकी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं और इनकी मांग है कि एक बार फिर जातिगत जनगणना कराई जाए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलायंस में होने के बावजूद इनकी मजबूरी है कि वो इसके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि इस पे लापरवाही मतलब सत्ता खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आइए ये बताते हैं कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस सेंसस के बाद सभी जातियों का एक डाटा मौजूद होता है, जिसकी वजह से सरकार को नीति बनाने में आसानी होती है, सही लोगों तक स्कीम के फायदे पहुंचते हैं। लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस के नुकसान भी हैं। मान लीजिए कि सरकार कास्ट बेस्ड सेंसस करवाती है और उस सेंसस में ओबीसी की संख्या कम हो जाती है, तो ये जो 27% आरक्षण है उसमें से जनरल कैटेगरी के लोग कह सकते हैं कि इस 27% आरक्षण में से 5% आरक्षण हमें दिया जाए। लेकिन अगर इस कास्ट बेस्ड सेंसस में ओबीसी की संख्या बढ़ी हुई आती है, मान लो 60% आ जाती है, तो वो कह सकते हैं कि मुझे और आरक्षण चाहिए। इन दोनों सिचुएशन में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कास्ट बेस्ड सेंसस अगर होती है तो एससी और एसटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी गणना तो हर जनगणना में होती है और बेचारे जनरल कैटेगरी वालों का क्या ही कहना। गजब बेइज्जती है। अगर इन सारी बात को कंक्लूड किया जाए तो मेरी राय के मुताबिक जनगणना जातिगत आधार पर होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। और आरक्षण भी जातिगत आधार पर ना देकर बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा कि किसी भी जाति में पूरी की पूरी जाति आरक्षण लेने के लायक नहीं होती, बल्कि उसमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सक्षम होते हैं, और अपर कास्ट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरक्षण के हकदार तो हैं, लेकिन जाति की वजह से उन्हें नहीं दिया जाता। और माइनॉरिटीज का तो क्या ही कहें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जस की तस पड़ी है और ये पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ माइनॉरिटीज का वोट चाहती हैं, उनका विकास नहीं, और यही सच्चाई है। बिल्कुल भाई, क्या कहने। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर इस चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।